गांव सोनपुरा। गर्मी आने को थी। दिन में लू चलने लगी थी। मिट्टी की खुशबू अब धूल में बदलने लगी थी। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। गांव के चौराहे पर रामू काका की पुरानी चाय की दुकान थी। एक टूटी लकड़ी की बेंच, एक मिट्टी का चूल्हा और ऊपर टंगी एक पीली बल्ब की रोशनी। यहीं रोज शाम को गांव के लोग जमा होते थे। उस दिन भी 3 आदमी बैठे थे, हरिलाल, भक्तू और नंदू। तीनों पसीना पोंछते हुए चाय का इंतजार कर रहे थे। रामू काका ने केतली चढ़ाई। चाय की खुशबू हवा में घुलने लगी। लगता है इस बार बड़ी भयानक गर्मी पड़ेगी। हाँ, अब की बार तो सूखा ही पड़ेगा। खेतों में पानी नहीं बचेगा। दिन में भले ही आग बरसे, लेकिन रात में घूमने में मजा आएगा। ठंडी हवा चलेगी। तीनों हल्का हंसे। फिर अचानक एक पल की चुप्पी छा गई। पास के पीपल के पेड़ से पत्ते खड़खड़ाए। हवा कुछ भारी सी लगने लगी। भक्तू धीरे से बोला, रात में घूमने की बात मत कर नंदू। इस बार गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्यों? क्या हुआ? सुना नहीं, कल रात फिर किसी के घर रोना पीटना था। इतना सुनते ही नंदू चौंक गया। किसके घर? क्या हुआ भाई? फिर से कुछ हो गया क्या? सुना नहीं, वो जो श्रापित तालाब है जिसमें एक आदि होली के दिन मर गया था, कल उसी तालाब में उसका बेटा मरा हुआ मिला। अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। बहुत खराब हुआ भाई उनके साथ। हाँ, सच में ऐसा हो गया क्या? हाय राम, उसका एक ही बेटा था। भाई लोग, एक बात बताओ, वो श्रापित तालाब बना कैसे? किसी को कुछ पता है क्या? मुझे ठीक से नहीं पता है, परंतु एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि क्या बताऊं। उस घटना को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। ये बात पिछले साल की है। होली आने में बस एक दिन बाकी था। गर्मी शुरू हो चुकी थी। दिन में तो धूप ऐसी पड़ रही थी कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करे। लेकिन रात की हवा, गांव की रात की हवा, वो अलग ही सुकून देती है। उस रात हम 4 दोस्त, मैं, रवि, अंकित और दीपक, बस ऐसे ही निकल गए थे तालाब की तरफ हवा खाने। भाई मानो या ना मानो, गांव जैसा मजा कहीं नहीं है। सही कह रहा है। शहर में तो छत पे भी जाओ तो सामने 10 मकान दिखते हैं। यहाँ देख, खुला आसमान और ये हवा नेचुरल एसी है भाई। हम सब हंस पड़े। सच में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हम चारों तालाब के किनारे बैठ गए। चांद पूरा नहीं था, लेकिन जितनी रोशनी थी उसमें पानी चमक रहा था। कुछ देर तक बस ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। फिर अचानक मोहित ने धीरे से कहा, अरे, तुम लोगों ने इस तालाब के बारे में सुना है कभी? क्या सुना है? फिर कोई बचपन वाली डरावनी कहानी सुनाएगा क्या? नहीं, सच में होली वाले दिन यहाँ कुछ हुआ था। हम तीनों ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ था? भाई, मुझे भी बताओ। अकेले अकेले सब बात कर रहे हो? बचपन में दादी बता रही थी, कई साल पहले होली के दिन एक आदमी यहाँ डूब गया था। अरे, होली में तो सब नशे में रहते हैं, फिसल गया होगा। मोहित बोला, नहीं, बात कुछ और थी। अब उसकी आवाज पहले जैसी हल्की नहीं थी। वो आदमी पूरे लाल रंग में भीगा हुआ था। लोग समझ रहे थे कि रंग खेल कर आया है, लेकिन वो रंग नहीं था। तो क्या था? मोहित ने तालाब की तरफ देखा और फिर बोला,
खून था। हम तीनों हंस पड़े। अबे चुप कर, रात में मत डरा कर। मोहित भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पानी से हट नहीं रही थीं। तभी अचानक हवा कुछ पल के लिए रुक गई। सच में ऐसा लगा जैसे एकदम से सब शांत हो गया हो। ना पत्तों की आवाज, ना पानी की हलचल, और तभी बहुत हल्की सी आवाज आई, रंग ले लो। हम चारों एकदम चुप हो गए। कुछ समझ ही नहीं आया कि ये नदी से कौन आवाज निकाला। ऐसा हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? तुम लोगों ने सुना ये आवाज? हाँ, मुझे लगा तुम लोग में से कोई आवाज निकाला। फिर वही आवाज, थोड़ी साफ, अरे रंग ले लो। अब की बार आवाज तालाब की तरफ से आई थी। हमने उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पानी जो अब हल्का सा अजीब लग रहा था, जैसे चांदनी में उसका रंग बदल रहा हो। चलो यार, बहुत हो गया, घर चलते हैं। हम उठने ही वाले थे कि पानी में अचानक छपाक की आवाज हुई, जैसे कोई अभी अभी अंदर कूदा हो। हम चारों जम गए। कोई है क्या वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन पानी में गोल गोल लहरें बन रही थी। और फिर तालाब के बीच से कुछ ऊपर आता हुआ दिखा। पहले सिर, फिर कंधे, पूरा लाल। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी पूरा रंग में भीगा हुआ धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रहा हो, और उसके मुंह से वही आवाज, रंग ले लो। अब की बार आवाज साफ थी, बहुत पास। रवि चिल्लाया, भागो। हम चारों बिना पीछे देखे भागे। पीछे से फिर वही आवाज, होली है। और हमें लगा कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है। हम चारों बिना पीछे देखे भाग रहे थे। कसम से उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीछे से भागने जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन हमने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। दीपक का घर सबसे पास था। हम सीधे वहीं घुस गए। दरवाजा धड़ाम से बंद किया। सबकी सांस फूल रही थी। दीपक के दादाजी आंगन में चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने हमें उस हालत में देखा तो चौंक गए। अरे ओह, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों कांप रहे हो ऐसे? हम में से कोई तुरंत बोल नहीं पा रहा था। मैंने पानी पिया, फिर जैसे तैसे कहा, दादाजी, तालाब पर कोई था। कोई आदमी पूरा लाल पानी से निकला और कह रहा था विचित्र आवाज में कि रंग ले लो। दादाजी का चेहरा अचानक बदल गया। अभी तक वो सामान्य थे, लेकिन ये सुनते ही वो एकदम चुप हो गए। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, आज की रात तुम लोग वहां गए क्यों? बस ऐसे ही, हवा खा ले। मैंने कितनी बार कहा है, होली से एक रात पहले उस तालाब के पास मत जाना। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन दादाजी, वो था कौन? दादाजी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बहुत साल पहले होली के दिन गांव में एक लड़का गायब हो गया था। लोगों ने सोचा शायद शहर चला गया होगा, लेकिन शाम को उसका शरीर उसी तालाब में मिला, पूरा लाल। हम सब चुप। लोग समझ नहीं पाए कि रंग था या कुछ और, क्योंकि होली का दिन था। सबके कपड़े लाल गुलाल से भरे थे। दादाजी की आवाज और धीमी हो गई। बोले, लेकिन असली बात किसी को पता नहीं चली। उसे धक्का दिया गया था। किसने किया था दादाजी? दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, कभी पता नहीं चला, लेकिन उस दिन के बाद हर साल होली की रात
तालाब के पास किसी न किसी ने आवाज सुनी। हम सब एकदम चुप थे और तभी हम सब उछल पड़े। दादाजी ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर आवाज आई, रंग ले लो। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। दीपक ने फुसफुसाकर कहा, वो वही आवाज है। अरे दरवाजा खोलो, रंग ले लो। फिर हम सभी लोग डर डर के घर के बाहर दादाजी के साथ बाहर निकले। दादाजी आगे थे, हम लोग पीछे थे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर दादाजी बोले, कोई कुछ भी आवाज नहीं करेगा, वो वापस आ गया है। हम सब इतना सुनते ही डर गए। इसके बाद दादाजी मन ही मन पता नहीं क्या पढ़ा और हम सबको बोले, आज रात सब यहीं सो जाओ और कोई भी आज रात आंख नहीं खोलेगा। फिर क्या, हम सब सो गए और अब सुबह उठ के घर चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस तालाब की कोई हकीकत नहीं जानता कि वहां हुआ क्या था। दुनकीपुर गांव में सूरज ढल रहा था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे, दिन की बातें कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और खेतों से लौटे लोग थकान मिटा रहे थे। तभी एक सुंदर स्त्री चौपाल के पास रुकी। उसकी मुस्कान और चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। वो शांत थी, पर उसकी मौजूदगी में कुछ अनोखा था। नमस्ते, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? हमारे गांव में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ दिन रुकेंगी? सरपंच जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं शहर से आई हूँ, गांव घूमना चाहती हूँ, ठिकाना ढूंढ रही हूँ। आपके गांव की शांति मुझे भा गई। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? चौपाल पर विजय और अजय बैठे थे। विजय माया की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। अजय को कुछ शक हुआ। अजय, देखो कितनी सुंदर है। ऐसी सुंदरता गांव में कभी नहीं देखी। विजय, सतर्क रहो, कुछ अजीब सा है इसमें, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मंदिर में हरि बाबा अपनी माला जप रहे थे। माया को देखकर उन्हें हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने राम प्रसाद से बातचीत की। राम प्रसाद, ये नई मेहमान कौन है? गांव में अजनबियों का आना आम नहीं, हमें सतर्क रहना चाहिए। हरि बाबा, ये एक मुसाफिर है, हम उसे आश्रय देंगे, सब ठीक रहेगा। रोहिणी घर पर थी। वो माया की सुंदरता से प्रभावित थी, पर मन में थोड़ी जलन भी थी। उसने हिम्मत करके माया से बात की। नमस्ते, आप बहुत सुंदर हैं। आपकी त्वचा इतनी चमकती कैसे है? मुझे भी आपका रहस्य जानना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम बहुत प्यारी हो प्रिया, ये सब प्रकृति की देन है। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें और बताऊंगी। अभी तो मैं गांव देखना चाहती हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि गोपाल काका, जो रात में खेतों की रखवाली गए थे, बेहोश मिले। वे अब स्वस्थ थे, लेकिन कमजोर लग रहे थे। गांव में चिंता फैल गई। वैद्य जी ने जांच की। प्रधान जी, कुछ अजीब हुआ है। उनकी ताकत जैसे चली गई है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। शायद रात की ठंड का असर है। वैद्य जी, ये कैसे हो सकता है? गोपाल काका तो तंदुरुस्त थे। क्या कोई और वजह हो सकती है? हमें और पता लगाना होगा। विजय और अजय गोपाल काका से मिलने गए। काका ने कुछ अजीब सा बताया। रात को मैं खेत में था, एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की। उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। काका,
ये तो अजीब है। क्या वो माया थी? हमें सरपंच को बताना चाहिए। विजय, हमें माया पर नजर रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। उस रात गांव का एक और किसान रमेश खेतों में बेहोश मिला। वो भी कमजोर था। गांव में डर फैल गया। अब लोग माया के बारे में सवाल उठाने लगे। विजय, ये माया दीदी कौन है? उनके आने के बाद से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे सपनों में भी डरावना कुछ दिखता है। क्या हम उनसे पूछें? रोहिणी, शांत रहो। बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। मैं अजय के साथ बात करूंगा। सच पता करना होगा। अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा जो भी है। कुछ देर बाद चौपाल सजी। हरि बाबा ने चौपाल में सब कुछ सुना। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुरानी कहानियां सुनाई जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। गांव वालों, मेरी बात सुनो। पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं। कभी कभी अजनबी रहस्य लाते हैं। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। आप सही कह रहे हैं हरि बाबा, पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं माया से खुद बात करूंगा। सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले दिन माया चौपाल पर आई। उसने हंसी जाक किया। बातों में मिठास थी, पर कुछ लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। प्रिया ने फिर बात की। माया दीदी, गांव में अजीब बातें हो रही हैं। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। आपको कुछ पता है? प्रिया, मैं बस रात की हवा लेती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं। शायद लोग बीमार हो रहे हैं। वैद्य जी से पूछो। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर नजर रखेंगे। एक रात जब माया गांव के बाहर टहल रही थी, अजय ने उसका पीछा किया। वो उसे पुराने खंडहर के पास रुकी हुई देखता है। वहां एक चमकता फूल था। माया उसे छूती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये क्या था? वो फूल और उसकी आंखें? विजय को बताना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। अजय गांव लौटकर विजय को सब बताता है। डर और बढ़ गया और माया का रहस्य गहरा हुआ। अजय, तुमने जो देखा वो अजीब है। हमें सरपंच को बताना होगा। माया कोई साधारण औरत नहीं है। हमें सच पता करना होगा। विजय, मैंने कहा था सतर्क रहो। उस खंडहर में कुछ अजीब है। हमें सबको इकट्ठा करना होगा। ये गांव की सुरक्षा का मामला है। सुबह गांव में सन्नाटा था। राम प्रसाद ने माया को चौपाल में बुलाने का फैसला किया। हरि बाबा पुरानी कहानियां दोहरा रहे थे, लेकिन माया का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। रामप्रसाद, मेरी बात मानो। ये स्त्री साधारण मुसाफिर नहीं है। हमें गांव की रक्षा करनी होगी। सच जल्दी ढूंढो। माया, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? हम सच जानना चाहते हैं। सरपंच जी, मैं बस एक मुसाफिर हूँ। मुझे इन घटनाओं का अंदाजा नहीं है। शायद कोई बीमारी फैल रही है। वैद्य जी से पूछकर देखिए। हरि बाबा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखों में शक था। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये कोई अनजान शक्ति हो सकती है। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। हरि बाबा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कह सकते। मैं माया से और बात करूंगा। सब साफ हो जाएगा। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर और नजर रखेंगे। प्रिया भी उनके साथ शामिल हो गई। वो माया से दोस्ती बनाए रखना चाहती थी ताकि उसके राज का पता चल सके। विजय, मुझे माया दीदी पर शक है। उनकी बातें मीठी है पर कुछ छिपा है। मैं उनसे और करीब रहूंगी। शायद कुछ पता चले। प्रिया, सावधान रहो। अजय ने खंडहर में कुछ अजीब देखा है। हम सब मिलकर नजर रखेंगे। कोई जोखिम मत लेना। संध्या के समय माया गांव के मंदिर के पास टहल रही थी। प्रिया ने मौका पाकर
उससे बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने लगी। माया दीदी, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? गांव में सब डरे हुए हैं। रात में टहलना आपको अच्छा लगता है? जंगल में कुछ खास है क्या? प्रिया, जंगल में शांति है। रात का सन्नाटा मुझे सुकून देता है। तुम भी कभी मेरे साथ चलो, प्रकृति का जादू देखोगी। उस रात गांव का एक और व्यक्ति श्यामू खेत में बेहोश मिला। वो भी कमजोर था और कुछ याद नहीं था। गांव में डर और बढ़ गया। श्यामू की हालत गोपाल और रमेश जैसी है, कोई बीमारी नहीं दिख रही। ये कोई सामान्य बात नहीं है, हमें और गहराई से देखना होगा। वैद्य जी, ये सब कब तक चलेगा? लोग डर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। क्या कोई बाहरी शक्ति है? अजय और विजय ने श्यामू से बात की। उसने वही बताया जो गोपाल का। रात को मैं खेत में था, एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की, उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद। विजय, ये माया का काम लग रहा है। हर बार वही कहानी दोहराई जा रही है। हमें खंडहर जाकर देखना होगा। हरि बाबा ने गांव वालों को मंदिर में बुलाया और पुरानी कहानियों का जिक्र किया जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। हरी बाबा, हम सब सतर्क हैं। माया से मैं फिर बात करूंगा, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। प्रिया ने तय किया कि वो माया के करीब रहेगी। एक रात जब माया जंगल की ओर जा रही थी, प्रिया ने चुपके से उसका पीछा किया। वो खंडहर के पास रुकी जहां अजय ने। प्रिया ने देखा कि माया फूल के पास बैठी थी। उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थीं और वो कुछ बुदबुदा रही थी। प्रिया डर गई और जल्दी से। ये जगह कितनी अजीब है। माया दीदी यहाँ क्या कर रही है? वो फूल इतना चमकता क्यों है? विजय, मैंने माया दीदी को खंडहर में देखा। वो फूल के पास कुछ कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। प्रिया, तुमने सही किया जो बताया। अजय, हमें अब खंडहर जाना होगा। वो फूल और माया का राज जानना जरूरी है। सरपंच को भी सब बताएंगे। अजय और विजय ने राम प्रसाद और हरि बाबा से बात की। हरि बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब हमारे पुरखों की है। इसमें ऐसी शक्तियों का जिक्र है। वे जवानी और शक्ति के लिए छल करती हैं। हमें उस फूल की सच्चाई पता करनी होगी। हरि बाबा, आपकी बात डरावनी है, लेकिन। विजय, अजय, तुम खंडहर जाओ, सावधान। अगली रात विजय और अजय खंडहर की ओर बढ़े। वहां माया नहीं थी, लेकिन फूल अभी भी चमक रहा था। विजय ने उसे छूने की कोशिश की। विजय, इसे मत छू, पहले और पता करना होगा। ये फूल खतरनाक हो सकता है। गांव लौटकर उन्होंने राम प्रसाद को सब कुछ बताया। अगली सुबह माया चौपाल पर हंसते बोलते दिखी। सरपंच जी, गांव बहुत प्यारा है। मैं यहाँ खुश हूँ। लोगों का डर मुझे दुखी करता है। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? माया, तुम मेहमान हो, चिंता मत करो। हम सब मिलकर सच ढूंढ रहे हैं। तुम बस आराम से रहो, हम सब संभाल लेंगे। गांव में एक और रात बीती। इस बार कोई बेहोश नहीं हुआ, लेकिन डर कम नहीं हुआ। प्रिया ने सपने में फिर माया को खंडहर में देखा। उसकी आंखें अब डरार में लग रही थीं। रात गहरी थी। विजय और अजय खंडहर पहुंचे। हवा ठंडी और खामोश थी। वहां फूल और भी तेज चमक रहा था। उसके साथ साथ खंडहर भी अजीब तरीके से चमक रहा था, मानो कोई जादू फैल रहा हो। विजय, ये फूल असामान्य है। इसे छूना चाहिए क्या? डरने से कुछ नहीं होगा। हरि बाबा ने कहा है इसे नष्ट करना है। मैं ले आता हूं, तुम पास रहना। जैसे ही विजय ने फूल को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा चली
और माया अचानक सामने प्रकट हुई। अब उसकी चाल संभाल नहीं थी, चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल सी चमक रही थी। ये फूल मेरा है, इसे छूना मत। ये मेरी ताकत है, जो इसे छूने की कोशिश करेगा वही मेरा शिकार बनेगा। अजय और विजय डर के बावजूद पीछे नहीं हटे, पर उन्होंने तुरंत गांव की ओर भागना सही समझा। बच्चों, ये इंसान नहीं है, तुरंत हरि बाबा को बताना होगा। वे भागे। माया ने पीछा नहीं किया, पर उसकी हंसी जंगल में गूंजी। गांव पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। गांव में खलबली मच गई। ये यक्षिणी है, जवानी और शक्ति के लिए लोगों की ऊर्जा खींचती है। हमें कुछ भी करके उस फूल को नष्ट करना होगा। गांव वाले इकट्ठा हुए। हरि बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विजय, अजय और कुछ गांव वाले खंडहर की ओर बढ़े। इस बार माया वहां थी और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? ये फूल मेरी शक्ति है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। तुम सबकी जान खतरे में है माया, तुम्हारा अंत यहीं होगा। हम गांव की रक्षा करेंगे, ये फूल अब नष्ट होगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हरि बाबा ने मंत्रों से एक सुरक्षण कवच तैयार किया। विजय ने फूल उठाया और उसे हरि बाबा के सामने रख दिया और वो फूल जलने लगा। माया चीखी और उसकी शक्ति कम होती दिखी। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। मैं फिर लौटूंगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारा गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। मेरी शक्ति हमेशा जीवित रहेगी। फूल जल गया और माया की तेज रोशनी फैल गई। वो गायब हो गई। गांव वाले मंदिर लौट आए, लेकिन डर पूरी तरह नहीं गया। गांव वालों, हमने उसे भगा दिया, पर उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। उसका वादा सच हो सकता है। हमने गांव बचाया, पर अब हमें एकजुट रहना होगा। कोई भी अजनबी आए, सतर्क रहेंगे। गांव की रक्षा हमारा धर्म है। कुछ दिन बीते, गांव में शांति लौटी, लेकिन रात में लोग बाहर निकलने से डरते थे। प्रिया को अभी भी सपनों में माया की हंसी सुनाई देती थी।